तो गाइज स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। दोस्तों आज हम आपके लिए एग्रीकल्चर और साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर के और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हमने आपके लिए मिक्स किए हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा आप सभी लोगों के लिए। कुछ क्वेश्चन हमारे नए हैं, कुछ हमने जितने भी हमारी क्लासेस हैं तो उनसे रिलेटेड संबंधित पूरे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, काफ़ी लंबी क्वेश्चन है इसमें और लंबी वीडियो भी है, तो वीडियो को अंदर देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए। एक रिवीजन के तौर पे रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ जितने नए स्टूडेंट हमारे उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। ये सभी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और आपको मज़ा आएगा क्लास लेते वक्त। ठीक है, तो बने ही रहिए दोस्तों अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, स्ट्राइगा सामान्यतः किस फसल पर लगता है? देखिएगा स्ट्राइगा क्या है, एक परजीवी है यानी कि पैरासाइट है, ये लगता है ज्वार की फसल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्डन फाइबर को अन्य नाम से जाना जाता है, यानी कि जूट जो है ना उसको अन्य नाम दूसरा क्या है, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, सेरिकल्चर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ठीक है, फ्रॉम सिल्क वॉर्म। ठीक है, सिल्क का उत्पादन करना कहाँ से, सिल्क वॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है, सिल्क से रिलेटेड, सिल्क उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुस्कुटा यानी कि कुस्कुटा क्या है? ये है पूर्ण तना परजीवी। ठीक है, ये क्या है, पूर्ण तना यानी कि टोटल स्टेम पैरासाइट है। ठीक है, अगर लोरेंथस की बात करें, लोरेंथस देखिएगा अर्ध तना परजीवी यानी कि सेमी स्टेम पैरासाइट है। और अवंकी की बात करें तो ये दोस्तों ये है टोटल रूट पैरासाइट। जबकि स्ट्राइगा की बात करें तो स्ट्राइगा है यानी कि अर्ध जड़ा परजीवी, इंग्लिश में बोले तो सेमी रूट पैरासाइट है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी बार पूछा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये कभी विगत वर्षों के पेपर के अनुरूप भी है, ये काफ़ी बार पेपरों में भी आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएसपी का पूरा नाम क्या है? एमएसपी आप सभी लोग जानते हैं, एमएसपी आज हाल के दिनों में काफ़ी चल रहा है। तो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश की बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको कहा जाता है। ठीक है, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, एमएसपी का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? तो एमएसपी का निर्धारण करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसका गठन हुआ था 1965 में। ठीक है, कौन करता है एमएसपी का निर्धारण? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, गठन 1965 में। दूध की शर्करा को कहा जाता है लैक्टोज कहा जाता है। ठीक है, मुर्गी के अंडे के उस्मायन अवधि यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 21 डेज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, गाय का कृत्रिम गर्भाधान का उत्तम समय कितना है दोस्तों? 12 से 18 घंटे के बीच में होता है। 12 से 18 घंटे हमने आपको क्लास में पूरा बताया है, तो अगर आपने अभी तक हमारे क्लासेस नहीं देखे तो क्लास में जाके देख सकते हैं। ठीक है, दुहान का उत्तम तरीका होता है, दुहान का जो यानी कि मिल्किंग मेथड होता है, सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है फुल हैंड मेथड होता है। ठीक है, फ्रेश मिल्क का पीएच कितना होता है दोस्तों? 6.5 से लेकर 7.7, 6.5 से लेकर 6.7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो देखिएगा 8 से 20 सप्ताह के मध्य मुर्गी को कहते हैं, जो 8 से 20 वीक की होती है दोस्तों, उसके बीच के मुर्गे को क्या कहा जाता है? पठोर कहा जाता है। जबकि अंडे देने वाली मुर्गी को क्या कहा जाता है? लेयर कहा जाता है। अगर बात करें मांस हेतु उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां, उसको ब्रॉयलर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों हमने आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुकाजी नस्ल गाय की गाय की दुकाजी नस्ल कौन सी है? तो वो थी हरियाणा। ठीक है, और हरियाणा की बात करें तो ये इसका नेटिव प्लेस का है, हरियाणा जो नस्ल की गाय है उसका नेटिव प्लेस है हिसार और रोहतक। और इसकी बात करें तो राठी भी एक गाय की ही नस्ल है और दुकाजी नस्ल है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गाय के दूध का पीलापन कारण है, पीलापन के कारण कौन सा है? कैरोटीन है। और वाइट की बात करें तो कैसिन है, कैसिन क्या है? दूध में प्रोटीन भी होती है। शुगर की बात करें तो लैक्टोज है। ठीक है, एनडीआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? एनडीआरआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, काफ़ी बार पूछा गया और ये स्थित है करनाल हरियाणा में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संकर गाय यानी कि जो करण स्विस है, साहिवाल एंड ब्राउन स्विस का क्या है? क्रॉस है। किसका है? करण स्विस साहिवाल एंड ब्राउन स्विस का क्रॉस है। और जबकि साहिवाल का नेटिव प्लेस की बात करें तो माउंटगोमरी पाकिस्तान है और ब्राउन स्विस की बात करें तो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, विश्व में 60% खाना चावल से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? चावल से प्राप्त होता है, यानी कि विश्व में 60% जो हमारा फूड होता है वो चावल से ही प्राप्त होता है, राइस से। 90% चावल का उत्पादन कौन करता है? हमारा एशिया देश, यानी कि एशिया कंट्री जितने भी है, पाकिस्तान,
बांग्लादेश, भारत, ये सब इसमें 90% करते हैं। चीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुष्पकर्म यानी कि इन्फ्लोरोसेंस का प्रकार होता है, यानी कि जो धान में इन्फ्लोरेसेंस होता है वो किस प्रकार का होता है? पेनिकल होता है। फ्रूट टाइप कौन सा होता है? कैरेप्सिस होता है। चलेगा, हम आपको फटाफट बता रहे हैं दोस्तों, फटाफट आप नोट करते हुए चलेंगे और आप सुनते हुए चलिए, ठीक है। तो राइस इस टाइप ऑफ प्लांट, राइस क्या एक शॉर्ट डे प्लांट है। भारत का चावल में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। कौन से स्थान है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान का टेस्ट वेट होता है 25 ग्राम होता है। टेस्ट वेट कितना होता है दोस्तों? 25 ग्राम होता है। जबकि बासमती चावल की बात करें टेस्ट वेट की, तो वो 21 ग्राम होता है। 25 नॉर्मल धान का और बासमती का 21 यानी कि 21 ग्राम होता है। यदि आपको टेस्ट वेट अभी पता नहीं है तो आप जाके टारगेट विद सुरेश बहुत लिख लिएगा, वहाँ हमारे जितने भी प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि टेस्ट वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राइस है एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। राइस स्वपरागित फसल है, ठीक है। छिलके सहित अनाज को क्या, अनाज को ब्राउन राइस कहते हैं, जबकि अनाज छिलके रहित अनाज को वाइट राइस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में 65% लोगों का भोजन क्या है? चावल ही है। धान में पाई जाने वाला प्रोटीन कौन सी है? ऑर्जिनिन है, ठीक है। धान में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? ऑर्जिनिन पाई जाती है, ठीक है। जबकि धान में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 6 से 7% पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। धान में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 77 से लेकर 79% पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? सभी लोग जानते हैं, आप लोग, मीथेन गैस निकलती है। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विगत वर्षों में कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग इनको जरूर नोट करिएगा। पेपर में आने की संभावना इन क्वेश्चन की ज़्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, काफ़ी अभी आगे काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखे गए हैं। चलेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चावल अम्लीय मृदाओं के प्रति सहनशील होता है, ठीक है। अम्लीय मृदाओं में अधिक उत्पादन हो जाता है। हेलिंग परसेंट की बात करें तो दोस्तों हेलिंग परसेंट 65 से लेकर 66% होता है राइस का, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच की बात करें तो सॉइल तो कितनी होती है दोस्तों? राइस के लिए 4 से 6 पीएच पर राइस हो जाता है, ठीक है। मैट टाइप ऑफ नर्सरी किस में होती है? पैडी में होती है। वाइट आइज ऑफ राइस ड्यू टू, ये जो वाइट आइज डिजीज़ लगती है ना, वो कि आयरन की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। एफी डेफिशिएंसी। अगर हम अकोची की बात करें तो अकोची डिजीज़ होती है H2S यानी कि टॉक्सिसिटी के कारण हो जाती है। अगर ग्रेन की बात करें तो दोस्तों ग्रेन की बात हम तो चलेगा दोस्तों। ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल हमने बोला राइस की ग्रोइंग के लिए कितना होता है? 4 से 6 पीएच पर होता है, ठीक है। मैच टाइप हमने बता दिया। पैडी और वाइट आइज की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी। एकोची की बात करें तो H2S टॉक्सिसिटी के कारण होता है, ठीक है। द ग्रेन अथवा जो इसको क्रैप्सिस होती है दोस्तों, इज टाइटली इनक्लोज्ड बाय द लेमा एंड पीलिया के द्वारा क्या होती है? टाइटली इनक्लोज होती है, यानी कि लीमा पीलिया होती है, उन दोनों को मिला के हल कहा जाता है, ठीक है। लीमा यानी कि जो राइस का जो दाना होता है उसके बाहर से जो कवरिंग होती है ना लगी हुई छिलकी चमकीली होती है, उनको लीमा और पीलिया कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने आपको बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। APMC का पूरा नाम क्या है? ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं कि APMC की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है। क्या होती है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होती है। सिल्वर फाइबर की बात करें तो दोस्तों सिल्वर फाइबर क्रांति किससे उत्पादित के संबंधित है? तो वो है कॉटन से संबंधित, ठीक है। किससे दोस्तों? कॉटन से संबंधित है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों किस राज्य में धान का कटोरा, हमने अब ये पुराना क्वेश्चन है तो छत्तीसगढ़ को। अगर मृदा नमी की बात करें दोस्तों तो मृदा नमी किससे ज्ञात की जाती है? टेंसियोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर किससे ज्ञात किया जाता है? टेंसियोमीटर के द्वारा किया जाता है। नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है कौन सा? नाइट्रोबैक्टर के द्वारा नाइट्रेट में बदल जाता है। सफ़ेद क्रांति की बात करें तो वाइट रेवोल्यूशन के पिता किसे कहा जाता है भारत में? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकार द्वारा कुल कितने फसलों पर MSP दिया जाता है? सरकार के द्वारा कुल कितने फसलों हेतु MSP दिया जाता है? वो दिया जाता है 23 फसलों पर, ठीक है। ये अभी तक जो दिया जाता है ये है 23 फसलों पर। मात्र 23 फसलें ऐसी है जिसमें सरकार क्या करती है? MSP का निर्धारण करती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पौधों द्वारा किस जल का अवशोषण किया जाता है? तो पौधों द्वारा किस जल का अवशोषण किया जाता है? वो किया जाता है केशिका जल का, यानी कि कैपिलरी वाटर का अवशोषण किया
जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सी गैस कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में सहायक होती है? तो वो होती है दोस्तों इथाइलिन गैस। रत्ना कौन सी फसल की किस्म है? रत्ना जो वैरायटी है तो किसकी है? तो धान की है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट है आधुनिक मृदा विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है, तो वो कहा जाता है वीवी डोगोचेव को कहा जाता है। सबसे अधिक उपजाऊ फर्टाइल मिट्टी कौन सी होती है दोस्तों? वो होती है एलुवियल सॉइल। देखिएगा बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पेपरों में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए जो वीडियो हमने ये बनाई इसको तो बिल्कुल भी आप छोड़ना मत, 100% क्वेश्चन करके जाना है इनके। ठीक है, रेड सॉइल का लाल रंग किसके कारण होता है? रेड सॉइल का आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। चिपकने की क्षमता सबसे अधिक किस सॉइल की होती है? तो लैटराइट की होती है। कपास के लिए उत्तम ब्लैक सॉइल की, ठीक है, कपास के लिए जो उत्तम ब्लैक सॉइल होती है, अन्य नाम से नाम क्या है इनके? अलग अन्य नाम क्या है? तो रेंगूर है। तो फर्स्ट बात आप ये याद नोट कर लीजिएगा कि ब्लैक सॉइल किसके लिए होती है? सबसे उपयुक्त कपास के लिए होती है, और रेंगूर इसका क्या, जो ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम है। चाही, कहवा, रबड़ के लिए उपयुक्त सॉइल कौन सी होती है? तो लैटराइट सॉइल होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। सही ढंग से खेतों से पानी की निकासी न होने के कारण किस मृदा का निर्माण प्रारंभ हो जाता है? यानी कहने का मतलब है अगर ड्राइनेज सिस्टम सही नहीं है और खेतों में पानी भरा रहता है तो उस समय किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो वो होता है सेलाइन एंड अल्कलाइन। बोल सकते हैं कि लवणीय एवं क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। नवीन व अविकसित मृदाएं जिसमें जीवांश की अधिकता तथा जिसमें सेब, नाशपाती आदि फल उगाए जाते हैं उस मृदा को कहते हैं, उसको मृदा को क्या कहेंगे? फॉरेस्ट सॉइल कहा जाएगा, या हिल कह सकते हैं, या पर्वतीय या वनीय मृदा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिए हैं। अब डेपोक की बात करें, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% चांस होते हैं इसके। डेपोक मेथड, तो डेपोक मेथड सबसे पहले सिंपल सा यही पूछा जाता है, डेपोक मेथड किस फसल में यूज किया जाता है? तो होता है राइस का। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ था? ये हुआ था फिलीपींस से। अ सीडलिंग बिकम रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑन 12th डे, यानी कि 12 दिन में क्या हो जाती है? इसकी सीडलिंग की तैयारी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, सीडलिंग निकल जाता है, यानी कि नर्सरी उगाने की क्या एक विधि है। चलते हैं दोस्तों, राइजिंग ऑफ डेंस स्टैंड ऑफ सीडलिंग विदाउट कंटेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? सॉइल में बिना सॉइल के क्या कर देते हैं दोस्तों? डेंस एक सीडलिंग तैयार कर दी जाती है। और ठीक है, इसमें हो सकता है, इसमें क्या करते हैं? पॉलीथीन के ऊपर कर सकते हैं, या फिर कोई फ्लोर हो अलग मिट्टी का उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, 3 kg पर मीटर स्क्वायर इसकी आवश्यकता होती है सीड की। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 3 kg क्या होती है दोस्तों? नर्सरी की आवश्यकता पड़ती है। जो टोटल की बात करें तो 25 से 30 मीटर स्क्वायर काफ़ी होता है, एरिया सफिशिएंट होता है 1 हेक्टेयर के लिए। 1 हेक्टेयर कितना सी 25 से 30 मीटर स्क्वायर नर्सरी उगाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संकर गाय जो करण स्विस है, हमने पहले भी बताया आपको किसका क्रॉस है? साहीवाल एवं ब्राह्मण स्विस का क्रॉस है। ठीक है, पौधों में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। पौधों में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट किसमें होता है? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं दोस्तों रूट नोड्यूल्स में। लेग हेमोग्लोबिन का क्या होता है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं जो जड़ें होती है दलहन फसल की, उनके क्या होती है? राजमा को छोड़कर सभी में क्या होती है दोस्तों? नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन होता है। और जो लेग हीमोग्लोबिन होगा ना, तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का रेगुलेशन करता है। ठीक है, क्या काम होता है? मेन फंक्शन ऑक्सीजन का रेगुलेशन। ठीक है, सिंपल सा पूछ लिया जाता है कभी कभार। किस तत्व के मृदा द्वारा स्टोमेटा रेगुलेटेड होता है? ठीक है, स्टोमेटा रेगुलेशन का काम कौन सा तत्व करता है? वो करता है दोस्तों पोटेशियम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा। भूमि में बिना न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में पौधों का उगाना, यानी कि ठीक है भूमि के बिना, देखिएगा बिना सॉइल के और न्यूट्रिशन सॉल्यूशन के बीच में, ठीक है, कोई सॉल्यूशन होगा उसमें क्या कर देंगे कि पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, आप माइकोराइजा किस तत्व की उपलब्धता को बढ़ाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, तो वो फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है। ठीक है, और जो माइकोराइजा होता है वो होता है एसोसिएशन किसके? फंजाई एंड रूट हेयर के बीच में होता है। ठीक है, फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जितने हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, लाइसीमीटर का उपयोग किया जाता है, तो लाइसीमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों किसमें किया जाता है? ट्रांसपिरेशन का ट्रांसपिरेशन को यूज किया जाता है लाइसीमीटर के द्वारा। ठीक है, कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है इसको लाइसीमीटर के द्वारा ही पता करते हैं। किसान भारती की कहाँ से पब्लिश होती है दोस्तों? तो वो पंतनगर के द्वारा पब्लिश होती है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय आपको पता है 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब कृषि विज्ञान केंद्र KVK
KVK जो हुआ था दोस्तों वो पांडुचेरी में हुआ था, ठीक है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र एस्टेब्लिश्ड पांडुचेरी। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें दोस्तों, तो इसका जो मेन क्या है प्रिंसिपल एक्सटेंशन एजुकेशन का, वो है लर्निंग बाय डूइंग। ये काफ़ी क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताए हैं और हम दोबारा आपको बता रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो से एटलीस्ट 10 to 15 नंबर बनने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रीमोलर टीथ इन कैटल के प्रीमोलर टीथ कितने होते हैं दोस्तों, तो 8 होते हैं, ठीक है। एवरेज पीएच की बात करें तो मिल्क का एवरेज पीएच कितना होता है दोस्तों, तो एवरेज होता है, एवरेज मिल्क पीएच का वो होता है 6.6 से लेकर, ठीक है, कितना होता है 6.6 होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो ADE&K होता है, ठीक है। पश्मीना जो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम कहाँ से होती है, चेंगू एंड चेंगथांगी, ये दोनों क्या बकरी की नस्ल है, चेंगू एंड चेंगथांगी, ठीक है। तो इससे के द्वारा क्या पश्मीना नस्ल पश्मीना प्राप्त होता है। पश्मीना क्या प्राप्त किससे होगा, चेंगू एंड चेंगथांगी से। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन हमने आपको पहले ही बताया, तो यह 21 डेज़ का होता है। भैंस की ओवरी किस प्रकार के आकार की होती है, तो किडनी शेप की होती है। हमने पूरी वीडियो आपको डिटेल में बताई है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने हमारी सभी वीडियो को फॉलो की होगी, काफ़ी बेनिफिट रहेगी आपको इस एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारी जितने वीडियो है कैसे लगी, और साथ ही साथ आप कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसे लगी रही है, ठीक है। जेस्टेशन की पीरियड की बात करें तो 310 दिन का होता है बफेलो का, ठीक है। कितना होता है दोस्तों, 310 दिन का बफेलो का होता है। रेटिनिन संबंधित है, देखिएगा रेटिनिन संबंधित किससे है, गन्ने से है, शुगर केन से संबंधित है, ठीक है। अगर हम थोड़ा एग्रीकल्चर बिल की बात करें, 2020 में एग्रीकल्चर बिल आया था, ठीक है, मोदी सरकार के द्वारा, जिसके अभी हाल में क्या चल रहा है किसानों द्वारा ये बिल वापस लेने की मांग चल रही कि इस बिल को वापस लिया जाए। तो वो बिल है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं। देखिएगा कृषि जो 3 बिल लाए थे, फर्स्ट बिल देखिएगा, क्या पता पेपर में सिंपल सा पूछ लिया जाए कि कौन कौन से बिल है और कौन से इनमें से नहीं है, ठीक है, या पूछ लिया जाए कि कौन सा बिल क्या है, ठीक है। फिर भी आप लोगों को बस मात्र नाम याद कर लीजिएगा। तो कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन सुविधा, ठीक है, ये क्या फर्स्ट बिल था 2020, यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें तो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा, यानी कि अगर ब्रैकेट की बात करें तो बंदोबस्ती और सुरक्षा, यानी कि 2020 द फार्मर एंड, ये आप देख लीजिएगा इंग्लिश में ये लिखा हुआ है आप सभी लोग, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइज एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, ठीक है। अगर थर्ड की बात करें तो आवश्यक वस्तु संशोधन बिल, यानी कि एसेंशियल कॉमोडिटीज एंड अमेंडमेंट बिल 2020, ठीक है। ये 3 बिल थे दोस्तों, इनको आप सिंपल सा ऐसे ही याद कर लीजिएगा, क्या पता पेपर में आ ना जाए, ठीक है। अगर हम बात करें, आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। OPQ देखिएगा, OPQ है किस फसल की किस्म है, तो OPQ देखिएगा मक्के की फसल की किस्म है। और पॉपकॉर्न की बात करें, हमने पहले अभी आप बताया कि आप लोगों को तीनों पिछली वीडियो में बताया कि जब हम पहाड़ी फसलों के बारे में बताया, तो इसमें हमने बताया कि पॉपकॉर्न की बात करें तो इसका बॉटनिकल नाम जियामेज एवर्टा होता है, इसको याद कर लीजिएगा, जियामेज एवर्टा होता है। स्वीट कॉर्न की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम जियामेज सेकेराटा होता है, ठीक है दोस्तों। और अगर फ्लिंट की कॉर्न की बात करें तो जियामेज इंडोराटा होता है। तो जो ये जियामेज एंडोराटा है, तो कॉमनली कल्टीवेशन है इंडिया में होता है फ्लिंट कॉर्न, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये मेज से संबंधित है, फूलों से संबंधित थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है पुष्पोद्गम, आपको सभी लोग जानते हैं, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होने वाले पुष्प है गेंदा, ठीक है, मैरीगोल्ड है। भारत में क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से राज्य क्रमशः है कर्नाटक एवं तमिलनाडु। क्षेत्रफल भी कर्नाटक है, उत्पादन की बात करें तो तमिलनाडु है, ठीक है। भारत संसार का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है किसमें, लूज फ्लावर होता है। ये हमने आपको पूरी फ्लावर वाली वीडियो बताई कि लूज फ्लावर क्या होता है, डायग्राम के थ्रू बताया है सब कुछ, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए, ठीक है। संसार में पुष्प उत्पादन यानी कि जो के क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का स्थान है प्रथम, ठीक है।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, गुलाब दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? गुलाब दिवस आप सभी लोग जानते हैं 26 जून को मनाया जाता है। संसार में पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? नीदरलैंड है, ठीक है। ब्यूटीफुल गार्डन बुक लिखी किसने लिखी? MS रंधावा के द्वारा लिखी गई है। और अदर बुक इन्होंने बहुत सारी लिखी है। कमेंट सेक्शन में जाकर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा इनके द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई है। पहले भी हमने कई बार बोला कि कमेंट सेक्शन में जाके अधिक से अधिक कमेंट करें। अगर आप हमारी वीडियो को पूरा फॉलो कर रहे हैं तभी जाके पता चलेगा कि आपने सच में ये हमारी वीडियो पूरा फॉलो की है। गुलाब की में प्रवर्धन की बात करें तो टी बडिंग होता है, ठीक है दोस्तों। गुलाब प्रवर्धन किस में होता है? टी बडिंग के द्वारा होता है। रोज़ा इंडिका वैरायटी है किसकी? गुलाब की है रोज़ा इंडिका। चाइना रोज़ा किस्म है? चाइना रोज़ा किसकी किस्म है? हिबिस्कस की किस्म है, ठीक है। भारत का गुलाब किस फूल को कहा जाता है? तो भारत का गुलाब मैरीगोल्ड को कहा जाता है। ग्लोरी ऑफ ईस्ट पूर्व की महिमा किस फूल को कहा जाता है? तो दोस्तों तो क्राइसैंथेमम को कहा जाता है, जिसको हिंदी में गुलदावरी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। बुरांस का बॉटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों? ये काफ़ी आ सकता है पेपर में। तो रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम बुरांस का बॉटनिकल नेम है। औषधीय गुण से युक्त बुरांस फूलों का जूस किस बीमारी को दूर करने का होता है? तो हृदय रोग के दूर करता है, ठीक है। जो बुरांस का जूस होता है तो हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसमें चलते हैं। दूध उत्पादन में विश्व में गायों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक उत्पादन कौन सा करता है दोस्तों? HF यानी कि होलिस्टन फ्रीजन करती है। IRB स्टैंड फॉर, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, ठीक है। CIRB यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो, ये कहाँ स्थित है? तो ये हिसार में स्थित है। गाय को 2.5 kg तथा भैंस को 3 kg दूध देने पर कितना दाना प्रदान किया जाता है? तो 1 kg के अप्रोक्स किया जाता है, ठीक है दोस्तों। निर्धनों की कामधेनु किस कहा जाता है? ठीक है, निर्धनों की कामधेनु किसे कहा जाता है? तो वो बकरी को कहा जाता है। किस बकरी को विश्व की में दूध की रानी यानी कि मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो सानेन बकरी को कहा जाता है, दूध की रानी कहा जाता है। और साथ ही साथ मिल्क क्वीन यानी कि दूध की रानी या मिल्क क्वीन कहा जाता है वर्ल्ड में, ठीक है दोस्तों। कैश क्रॉप की बात करें तो नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना, आलू, तंबाकू, ये सब क्या है दोस्तों? नकदी फसल है। धान का बॉटनिकल नेम आपको सभी को पता है, ओराइजा सटाइवा है। धान का उत्पादन एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है वेस्ट बंगाल। अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन धान की फसल की पत्ती किस ऊतक से एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर अगर पानी भरा पड़ा है पूरी खेत में तो वहाँ कौन से करेंगे? तो एरेनकाइमस टिश्यू के द्वारा क्या होती है दोस्तों? धान के ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करेगी धान की फसल, ठीक है। सामान्यतः धान की फसल के लिए NPK अनुपात कितना होता है? धान के फसल का NPK अनुपात हो दोस्तों तो वो होता है 60, 100, 60 और 60। नाइट्रोजन 100 होगा, फास्फोरस भी इतना होगा और पोटास भी 60 होगा। धान में लगने वाले प्रमुख खैरा रोग किस तत्व की कमी कारण होता है? हमेशा पेपर में पूछा जाता है, वो जिंक के द्वारा होता है। तो खैरा रोग की खोज किसने करी थी? YL नैने के द्वारा की गई थी, कई बार हमने आपको बताया है। खैरा रोग राइस में किस स्टेज पर लगता है? तो दोस्तों खैरा रोग लगता है नर्सरी स्टेज में। तो चलिएगा दोस्तों, देखिएगा खैरा रोग किस में लगती है? नर्सरी स्टेज में लगती है। जबकि अब नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग। देखिएगा पडलिंग का उद्देश्य क्या होता है? पडलिंग क्या है? धान की एक प्रैक्टिस है, तो इसका उद्देश्य होता है रिड्यूस प्रो, ठीक है, परकुलेशन। परकुलेशन मतलब जो वाटर होता है नीचे की तरफ, डायरेक्ट नीचे की तरफ चले जाता है, उसको परकुलेशन कहा जाता है सीधे। जबकि सीपेज साइड की तरफ जाता है, और हमने आपको वीडियो के माध्यम से पूरा बताया है। फिलहाल परकुलेशन क्या करता है? रिड्यूस करता है, साथ ही साथ वीट कंट्रोल भी करता है दोस्तों पडलिंग, और न्यूट्रेंट की कोई भी डेफिशिएंसी को कम करता है, ठीक है। पडलिंग के द्वारा मृदा में बल्क डेंसिटी घटती है या बढ़ती है? ठीक है, पडलिंग के द्वारा क्या होती है दोस्तों? बढ़ती है, ठीक है, बल्क डेंसिटी। जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाला जाता है तो स्थूल घनत्व होता है दोस्तों, यानी कि बल्क डेंसिटी घटता है या बढ़ता है? तो वो घट जाता है कार्बनिक पदार्थ डालने पे। पेपर में कई बार पूछा गया, तो आप इसको भी नोट करते हुए चलेंगे। विंटर बनाना किस्म है? विंटर बनाना किसकी किस्म है? तो वो एप्पल की है। टमाटर में लाल रंग किस कारण होता है दोस्तों? तो वो लाइकोपिन के कारण होता है। गन्ने के पुष्पक्रम को कहा जाता है, गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? एरो कहा जाता है, यानी कि इनफ्लोरोसेंस को क्या कहा जाता है? एरो कहा जाता है, ठीक है। गन्ने में स्पेसिंग रखी जाती है, कितनी रखें? 90 सेंटीमीटर की अप्रोक्स रखी जाती है। अलसी के रेशों को कहा जाता है, अलसी के रेशों क्या कहा जाता है? फ्लैक्स कहा जाता है। मक्के की बात करें दोस्तों, मक्के जो हाइब्रिड संकर की बीज दर होती है कितनी होती है? जो मक्का होता है, जो हाइब्रिड मक्का होता है दोस्तों, उसकी बीज दर होती है 25 kg पर हेक्टर होती है, ठीक है, नोट करेंगे। हाइब्रिड मक्का का कितना होता है? 25 kg पर हेक्टर होता है। और किस फसल को चारे का राजा कहा जाता है?
तो वो जो कहा जाता है बरसीम को कहा जाता है। उत्तराखंड में कुल कितने शुगर कैन फैक्ट्रीज हैं, तो वो है 10 है, ठीक है। मिल्क मैन के नाम से जाने जाता है, तो वो जाता है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। मिल्क मैन किसके नाम से जाना जाता है, वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन भी कहा जाता है, ठीक है। 4 हेतु मक्के का बीज दर होता है, जो अगर हमने अभी बात करें हाइब्रिड का वो था, और 4 हेतु कितना किया जाता है दोस्तों, 40 से 50 केजी पर हेक्टर किया जाता है। सब लोग आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण अगर थोड़ा बात करें शब्द की शब्दावली की, तो कैंडलिंग आप सभी लोग जानते हैं कैंडलिंग क्या होता है दोस्तों। यूजुअली इंटरनल क्वालिटी ऑफ एग कैन बी डिटरमाइंड बाय कैंडलिंग। कैंडलिंग के द्वारा ही पता चलता है कि उसकी इंटरनल क्वालिटी का, इंटरनल किस क्वालिटी का, कि ये फर्टाइल है या नहीं है। कलिंग की बात करें तो कलिंग सेपरेशन ऑफ डिजीज एनिमल, यानी कि डिजीज एनिमल को सेपरेशन अलग करता है फ्रॉम किससे, हेल्थी एनिमल से। बीमार पशुओं को किनारा करना कलिंग कहलाता है। कास्टिंग की बात करेंगे तो पशुओं को गिराना, कास्टिंग के कई सारे मेथड होते हैं। पशुओं को नीचे गिराना जिससे वो चोट ना लगे, ठीक है, फिर उसके बाद इलाज हो सकता है। डॉकिंग की बात करें तो रिमूवल ऑफ टेल इन शीप, भेड़ों में उसकी पूँछ काटना डॉकिंग कहलाता है। फ्लशिंग की बात करें तो फ्लशिंग फीड, कई सारे क्वेश्चन कमेंट भी आए थे तो फ्लशिंग क्या होती है, तो इसमें देख लीजिएगा। फीडिंग एक्स्ट्रा कंसनट्रेट्स टू प्रेग्नेंट सीप इज नॉट एज फ्लशिंग, ठीक है, कि एक्स्ट्रा दाना दिया जाता है प्रेग्नेंट एनिमल, प्रेग्नेंट सीप को, तो उस समय इसको फ्लशिंग कहा जाता है। डिहॉर्निंग की बात करें तो सींग को हटाना, सेपरेशन ऑफ हॉर्न, उसको डिहॉर्निंग कहा जाता है। प्यूबरिटी बोले तो यौवनावस्था, मादा जनन अंगों में जब अंडाशय पूर्णतः विकसित हो जाता है और अंडवाणु को बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, उसे यौवनावस्था कहा जाता है, ठीक है। एनोरेक्सिक आप सभी लोग जानते हैं, लैक ऑफ एपेटाइट। पुलेट क्या किसे कहा जाता है, यंग फीमेल पोल्ट्री को पुलेट कहा जाता है। कैपून यानी ग्रुप ऑफ कैटल को क्या कहा जाता है, कैप, यानी कि इसको चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ये ज़रा थोड़ा मुझे, ग्रुप ऑफ कैटल को हर्ड कहा जाता है, HERD हर्ड कहा जाता है। जबकि कैपोनाइजेशन मतलब चोंच काटना, उसको कैपोन कहा जाता है, कैपोनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग चेक करिएगा। APMC का पूरा नाम क्या, हमने पहले भी बताया आपको। APMC का पूरा नाम क्या, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी कहा जाता है। एकमात्र फसल जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। आपको मैंने अभी बताया कि कृषि लागत के द्वारा MSP निर्धारण किया जाता है सभी के लिए, 27 जो 23 फसल थी उनके लिए किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। लेकिन एकमात्र ऐसी फसल है वो है गन्ना, ठीक है। गन्ने का कौन करता है, गन्ना आयोग के द्वारा MSP निर्धारण किया जाता है, ठीक है दोस्तों। गन्ने की परिपक्वता मैच्योर तब माना जाएगा जब उसकी ब्रिक्स या रिफ्लेक्टोमीटर रीडिंग होगी, कितनी होगी दोस्तों, तो 16 से 18 TSS यानी कि टोटल सोल्यूबल सॉलिड होगी, तभी जाके उसका मैच्योर माना जाएगा, ठीक है। डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो वो है करनाल हरियाणा में। और रेड रोड आप सभी लोग जानते हैं, बीमारी जो लगती है वो गन्ने में लगती है, ठीक है। मक्का की बात करें तो नॉन टिलर प्लांट होता है दोस्तों मक्का। मिट्टी का रंग ज्ञात किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, मुशेल चार्ट के द्वारा मिट्टी का रंग ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, मक्का को अनाजों की रानी भी कहा जाता है। कौन सा पोषक तत्व लग्जरी कंजप्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, लग्जरी कंजप्शन के नाम से जाना जाता है, तो वो होता है दोस्तों पोटास। पोटास को क्या कहा जाता है, लग्जरी कंजप्शन, इसका डायग्राम यूज टाइम में बनाया जाता है। ये काफ़ी, फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिएगा। मक्के की प्रोटीन को कहा जाता है, मक्के की प्रोटीन को आप सभी लोग जानते हैं जीन कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लग रही है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। आप लोगों की काफ़ी मेहनत के लिए हमने करके बनाई है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम तुरंत है, तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन बनाए कि आप लोगों को जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सके और एक अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सके, ठीक है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, जो दांत होते हैं पशुओं में वो 4 टाइप के होते, मतलब सभी में 4 टाइप के होते हैं। किन पशुओं में कैनाइन टीथ नहीं पाए जाते, तो जुगाली करने वाले पशुओं में कैनाइन टीथ नहीं होते। और गाय भैंस के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, जो अस्थायी दांत होते हैं उसमें 20 होते हैं। गाय और भैंस में अस्थायी, अगर स्थायी परमानेंट टीथ की बात करें तो इसका का सूत्र एवं कितनी संख्या होती है, ठीक है। तो अगर गाय और भैंस की बात करें तो इसकी दांतों की बात करें तो इसका सूत्र है दोस्तों, ये आपको ये हमने लिखा है, और टोटल मिला के 32 होती है, ठीक है। कैनाइन टीथ इसमें 0 है, कैनाइन टीथ नहीं होती है, यानी कि ऊपर क्या होता है, ये 0 लिखा है ना, तो क्या डेंटल पैड होता है, ठीक है, डेंटल पैड होता है, जबकि दांत नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं।
गाय एवं भैंसों में ऊपरी जबड़ों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? तो इंसिजर नहीं पाए जाते हैं। इंसिजर नहीं पाए जाते हैं, नीचे जबड़े में होते हैं। ऊपरी जबड़ों में क्या होते हैं दोस्तों? ये फॉर्मूला है, ऊपरी जबड़ों कहना। अभी अब हमने बताया डेंटल पेड होता है, ठीक है। पशुओं की एज किन दांतों की मदद से किया जाता है? तो आगे के जो 4 दांत होता है ना इंसिजर, इनके द्वारा ही, कृंतक दांत से ही पशु की उम्र ज्ञात की जाती है। कितने माह में अस्थायी दांत घिसने समाप्त होते लगते हैं? तो 17 माह के बाद क्या ये घिसने प्रारंभ हो जाते हैं अस्थायी दांत, यानी कि टेम्परेरी दांत। जन्म के समय कैटल या बफेलो में कितने जोड़े दांत निकलते हैं दोस्तों? तो जन्म के समय एक जोड़ी दांत होती है जो आगे की होती है। अस्थायी दांत कितने वर्ष में पूरी तरह पक्के हो जाते हैं? तो वो 5 वर्ष में पूरी तरह कम्प्लीटली पक्के परमानेंट हो जाते हैं। कृतक यानी इंसिजर दांतों की संख्या होती है 4 होती है, ठीक है, 4 जोड़ी इंसिजर। चलेगा, नेक्स्ट चलते हैं। आम में परासरण यानी कि परासरण किया जाता है, यानी प्रवर्धन किया जाता है। तो आम में किया जाता है एक प्रचलित विधि, जो कई विधि होती है लेकिन प्रचलित होती है, विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा की जाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका की रीढ़ हड्डी किस फसल को माना जाता है? अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ अमेरिका, किस फसल को माना जाता है? तो मक्का को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? वो होता है रेटिनॉल। सभी ये बेसिक क्वेश्चन है। रेटिनॉल, रतौंधी, इसमें क्या होती है? रोग लग जाता है। विटामिन B1 की बात करें तो थायमीन लगता है, वेरी। विटामिन B12 की बात करें तो कैबोलोमाइन लगता है, यानी कि कैबोलोमाइन, और एनीमिया रोग इसके कारण होता है अगर कमी हो जाए। विटामिन ए की बात करें तो टोकोफेरोल। और डिजीज़ कौन सी होती है? बांझपन। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए दोस्तों तो बांझपन हो जाता है, इसीलिए क्या होता है? विटामिन ए की गोली ज़्यादा खिलाई जाती है। विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि स्कर्वी डिजीज़ होती है। विटामिन के की बात करें तो फाइलोक्विनिन, और थक्का बनने में कौन सा सहायक होता है? तो विटामिन के ही होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट विटामिन हमने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट। नोबेल कैन की बात करें दोस्तों, नोबेल कैन जो होता है वो सेकेरम ऑप्सिनेरम होता है, ठीक है। स्टॉक फार्मिंग संबंधित है पशुओं के प्रजनन से, ठीक है। मक्के की बीज दर होती है दोस्तों 15 से 20 केजी होती है परम नॉर्मल मक्के की। अगर हमने आपको बताइए चारे के लिए कितना है, ये हमने पहले बताया। हाइब्रिड मक्के के लिए कितना होता है, ये हमने आपको बता दिया। चलिए गन्ने की बात करें तो गन्ने का वानस्पतिक नाम भी सेकेरम ऑफिसिनेरम ही होता है, और इसको ही नोवेल कैन कहा जाता है। किस कुक्कुट ब्रीड की नस्ल में रोज कॉम पक्षी होते हैं, ठीक है। रोज कॉम किस में होते हैं? रोड आइसलैंड रेड, यानी कि IRR के जितने ब्रीड होंगे कुकुट के, उनमें ही क्या होगी? रोज कॉम लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। हमने पूरा आपको रोज कॉम की स्ट्रक्चर बता दी है। बैकयार्ड पोल्ट्री में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख नस्लें कौन सी? क्रोइलर हो गया, वन राजा हो गया, ये सब बैकयार्ड पोल्ट्री में काम आते हैं। पेल्ट कहा जाता है दोस्तों, पेल्ट कहा जाता है। रैबिट की स्किन को क्या कहा जाता है? पेल्ट कहा जाता है। दुग्ध दोहने में सर्वोत्तम विधि कौन सी है? फुल हैंड मेथड है। कैटल, बफेलो, गॉट, पिग को गेस्टेशन पीरियड होता है कितना होता है? का गेस्टेशन पीरियड कितना होगा दोस्तों? तो कैटल का 282 दिन का होगा, जबकि बफेलो की बात करें 310 का। गोट की बात करें दोस्तों तो 150 दिन का होगा, और जबकि हम पिग की बात करें तो 114 दिन का होगा, ठीक है दोस्तों। बुल एवं प्रेग्नेंट एनिमल को कवर्ड एवं ओपन पैडॉक में कितना फर्श की आवश्यकता, और कितने फर्श की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो 12 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है अगर बुल की बात करें, चाहे एनिमल की, प्रेग्नेंट एनिमल, क्योंकि बुल भी हम सिंगल ही रख सकते हैं किसी बुल को, या प्रेग्नेंट एनिमल को भी हम सिंगल रखते हैं ताकि वो किसी और पशु से चोट ना खाए। तो इसलिए टोटल 12 मीटर स्क्वायर रखते हैं, ठीक है। गाय एवं भैंस के दूध में वसा की मात्रा होती है। गाय के दूध में एक एवरेज है दोस्तों कि 4.25 से होता है, और जबकि हम भैंस की दूध की बात करें 7.3 होता है फैट, यानी कि भैंस के दूध में अधिक होता है। अधूरी पंक्ति में किस विधि की बीमारी फैलने की अधिक संभावना होती है? तो हेड से हेड मेथड में क्या होती है? डिजीज़ फैलने का खतरा अधिक होता है, ठीक है। इसका मतलब बेस्ट कौन सी होती है दोस्तों? टेल टू टेल मेथड, ठीक है। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो आप सभी लोग जानते हैं एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। जितने भी कल्चर आएंगे पीछे वो आप लोग बड़ा अगर आपने याद नहीं किया तो लैटिन भाषा ही लिख लीजिएगा, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन किस भाषा का शब्द है? तो वो है इंग्लिश भाषा का शब्द। एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान यानी कि भाषा का शब्द है, तो वो है ग्रीक भाषा का। और सेरिकल्चर की बात करें तो लैटिन भाषा का शब्द है। आलू, टमाटर, बैंगन, तंबाकू किस कुल से संबंधित है? वो है सोलेनेसी से संबंधित। कपास, भिंडी, जूट का कुल है तो वो है मालवेसी, ठीक है दोस्तों। प्याज, लहसुन का कुल कौन सा है? एलियेसी फैमिली का
है। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है दोस्तों? तो खरीफ की फसल आपको पता ही है, सोरगम है। इनमें से रबी की फसल कौन सी है? तो वो है मस्टर्ड, यानी कि जो सरसों होती है वो रबी की फसल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। भारत का पशुधन संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों है प्रथम। भारत का विश्व में गौ पशु यानी कि कैटल तथा भैंसों बफेलो में क्रमशः कौन सा स्थान है? अगर हम गौ पशु कैटल की बात करें तो द्वितीय स्थान है वर्ल्ड में, और भैंसों की बात करें तो बफेलो में प्रथम स्थान है। विश्व दूध उत्पादन में भारत का स्थान है, ठीक है, प्रथम स्थान है मिल्क में, ठीक है। स्टॉक फार्मिंग हमने बता दिया पहले, रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल। चलते हैं दोस्तों, और जो इंस्टीट्यूट है CARI इंस्टीट्यूट की बात करें तो CARI सेंट्रल एवाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर यूपी में है, और CRIDA सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये कहाँ है? हैदराबाद में। CRRI यानी कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कटक, यानी कि जो उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट करें बात तो सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है दोस्तों। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, झांसी में है, ठीक है। IIPR इनकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, एक आधा फुल फॉर्म आ सकती है, क्योंकि 4-5 पेपर बनेंगे आई थिंक, तो सभी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक जैसे तो देंगे नहीं हो, कुछ ना कुछ चेंज करके ज़रूर देंगे, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का है? कानपुर यूपी में। IISR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये है वाराणसी यूपी में। SBI शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की बात करें दोस्तों तो SBI की फुल फॉर्म आपको पता है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना लिख के शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट लिख लीजिएगा, ऑप्शन आएगा आप लोगों के लिए। तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। विपकास आप सभी लोग जानते हैं, विपकास कहाँ है? यानी कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट, ये कहाँ है? मथुरा यूपी में है, ठीक है दोस्तों। CSWRI सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, का अबिकानगर राजस्थान में है। CSWRI सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमने अभी बताया, ये सेम ये की आ गया, चलेगा कोई नहीं। हॉलिस्टन एंड साहिवाल जो होती है दोस्तों, इनके क्रॉस के द्वारा क्या बनाई जाती है? तो ये होती है फ्रेश वाल ब्रीड, ठीक है। फ्रेश वाल किसकी नस्ल है? तो ये आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। लोला एंड मुल्तानी किस गाय को कहा जाता है? तो साहिवाल को क्या कहा जाता है? लोला एंड मुल्तानी भी कहा जाता है साहिवाल। वह बकरी की नस्ल जिसका जन्म स्थान इटावा यूपी तथा दिखने में पैरोट माउथ लगती है, तो जो है जमुना पारी, ठीक है। गोट ऑफ सिटी किस बकरी को कहा जाता है दोस्तों? तो बारबरी को क्या कहा जाता है? गोट ऑफ सिटी भी कहा जाता है। मेरिनो ऑफ राजस्थान, ठीक है। तथा हॉर्नलेस भेड़ कौन सी है? तो चौकला क्या है दोस्तों? मेरिनो ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसमें हॉर्नलेस है, तो इसको चौकला नस्ल की ब्रीड है, ठीक है। लार्जेस्ट सी ब्रीड कौन सी है? लोही है। और एडल्ट फीमेल पिग को क्या कहा जाता है? सौ कहा जाता है। आम के पौधों की सामान्यतः कितनी दूरी पर लगाया जाता है? 10 × 10 मीटर पर लगाया जाता है। अंधी गुड़ाई संबंधित है, गन्ने की फसल से है। वंडर क्रॉप किस फसल को कहा जाता है? तो सोयाबीन को कहा जाता है। कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? 1 जून से लेकर 31 मई तक, 31 मई तक मनाया जाता है, यानी कि होता है, कब से कब तक होता है? 31 जून से 31 ये, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर किन 2 राज्यों से संबंधित है? पंजाब और राजस्थान से। सरसों की फैमिली कौन सी है दोस्तों? आप सभी लोग जानते हैं, क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी फैमिली की है। धान का पुष्पक्रम पेनिकल हमने पहले बता दिया। किसने हार्वेस्ट इंडेक्स किसके द्वारा दिया गया था? तो डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। दूध का पीला रंग कैरोटीन हमने बता दिया। अंडे का पीला रंग जेंथोफिल के कारण, ये भी सब बता दिया हमने, ठीक है। मादा का गर्भधारण यानी कि कंसेप्शन को लेकर शिशु को जन्म देने की जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। मादा मध्यकाल हीट पीरियड को आप पता लगाने के लिए देखिए, मादा पशुओं में मध्यकाल यानी कि हीट पीरियड का पता लगाने के लिए झुंड में छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? तो टीजर बुल को झुंड में छोड़ दिया जाता है। कॉकरोच एक नस्ल है, दुकाजी नस्ल है गाय की। अमृत महल भी क्या है? एक भारवाही नस्ल है गाय की, ठीक है दोस्तों। हॉलिस्टन फ्रीज का हमने पहले अभी बताया, हॉलिस्टन फ्रीजन का नेटिव प्लेस है हॉलैंड। हॉलिस्टन फ्रीजन विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करती है, लगभग कितना करती है? 5000 से 6000 लीटर के बीच में। रिमूवल ऑफ टेल डॉकिंग कहा जाता है। और ग्रुप ऑफ कैटल देखिएगा, ये क्या था? हर्ड कहा जाता है, HERD हर्ड कहा जाता है ग्रुप ऑफ कैटल को, ठीक है। अब कंफ्यूज ना रहिए, जो आगे हमने उसमें कैपुन मतलब होता है मुर्गे की चोंच काटना, कैपुनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है।
कैपोनाइजेशन मीनिंग होता है दोस्तों कास्ट्रेशन ऑफ, कैपोनाइजेशन मीनिंग होता है कास्ट्रेशन ऑफ पोल्ट्री, ठीक है। यानी कि जो मुर्गे का क्या कर देते हैं, कैपोनाइजेशन कास्ट्रेशन कर देते हैं। रिमूवल ऑफ टेस्टिकल फ्रॉम मेल, तो वो कास्ट्रेशन होता है। NDRI हमने अभी बता दिया, IVR हमने इंडियन वेटनरी अभी बता दिया। इक्रीसेट की बात करें दोस्तों तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद, यानी कि 1972, ठीक है। चलेगा दोस्तों थोड़ा मृदा की बात करें। आधुनिक मृदा विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है, तो आधुनिक मृदा विज्ञान के पिता डॉकोचेव को कहा जाता है। सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई है। किस शब्द से हुई दोस्तों, सोलम से हुई है। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किसे कहा जाता है दोस्तों, तो जेवी लिविंग को फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहा जाता है। मृदा की उत्पत्ति, जन्म, वर्गीकरण था वर्णन के को कहते हैं पेडोलॉजी। अगर मृदा के ऊपर हम फसलों से संबंध रखें तो फसलों से संबंध को एडोफोलॉजी कहा जाता है। कहीं भी आए तो एडोफोलॉजी कहा जाता है। और एडोफोलॉजी शब्द किसका है, ग्रीक भाषा का शब्द है। मृदा का गुणों और पौधों की वृद्धि, पोषण, उपज जो भी है फसलों से स्टडी को एडोफोलॉजी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलेगा, किसी भी मृदा को खड़ी काट को वर्टिकल सेक्शन जिसमें मृदा के विभिन्न स्तर दिखाए जाते हैं तो उसको सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। ई हॉरिजॉन और इल्यूवल हॉरिजॉन के अन्य नाम क्या है, टॉप सॉइल भी कहते हैं इसको, क्या ऊपरी मृदा भी कहते हैं। सबसे उपजाऊ शस्त्र जिसमें पौधों की जड़ों का फैलाव होता है वह कौन सा शस्त्र होता है दोस्तों, वो होता है ए हॉरिजन होता है, ठीक है। बी की बात करें, हॉरिजन की बात करें, बी शस्त्र की बात करें अथवा एल्यूवल हॉरिजन की बात करें तो इसको सब सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। पैतृक शस्त्र कौन सा होता है, सी शस्त्र होता है। रिगोलिथ क्या होता है, A+B+C, ये तीनों अगर शस्त्र हो जाए तो रिगोलिथ कहा जाता है। A+B हॉरिजन को क्या कहा जाता है, ए सोलम कहा जाता है, ठीक है। ICAR के द्वारा भारतीय कृषि मतलब 8 भागों में विभाजित किया गया है। कुल मृदाओं में जलोढ़ मृदा का प्रतिशत कितना होता है, तो 43.4% होता है, ठीक है दोस्तों। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। अगर पपीते की कुल किस्म की बात करें तो पूसा नन्ना जो किस्म होती है पपीते की वो कितनी दूरी पर लगाई, 1.25 से लेकर 1.25 मीटर पर लगाई जाती है। मूंगफली सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो गुजरात में होता है। और केले की प्रचलित प्रवर्धन की बात करें दोस्तों तो होती है स्वाड सकर्स, ठीक है। प्रभात एक कम समय की किस्म है तो वो संबंधित है रेड ग्राम की, ठीक है। रेड ग्राम की क्या होती है, एक प्रभात एक किस्म है, वो है शॉर्ट ड्यूरेशन की, ठीक है। किसी भी फसल के चक्र में मुख्यतः कौन सी फसल को लिया जाता है, चाहे कोई भी फसल चक्र क्यों ना हो दोस्तों, यानी कि क्रॉप साइकिल क्यों ना हो तो उसमें फसल चक्र होता है, उसमें दलहन फसल को ज़रूर हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि दलहन फसल क्या होती है दोस्तों, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल लहरी किस फसल की किस्म है, तो वो है दोस्तों जल लहरी धान की किस्म है। फ्लेरिस माइनर किस फसल का मुख्य खरपतवार है दोस्तों, तो फ्लेरिस माइनर गेहूं का मुख्य खरपतवार है। कपास की फसल की बात करें तो उपयुक्त मृदा होती है तो काली मृदा होती है, ठीक है। हमने पहले ही बताया। अभी उबड़ खाबड़ भूमि है तो कौन सी सिंचाई प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है, तो स्प्रिंकल के द्वारा क्या करी जाती है। जहाँ सही यानी कि पहाड़ की बात करें या फिर उबड़ खाबड़ जहाँ भूमि है सही ढंग से और ऊपर नहीं है, पानी नहीं पहुँच सकता है तो वहाँ स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, ठीक है। चलेगा दोस्तों, ये हमने अब आपको बता दिया है। कैनाबिलिज्म होता है, देखिए ये होता है कैनाबिलिज्म, जो हम चोंच काटने की बात कर रहे थे तो होता है कैनाबिलिज्म कहते हैं, ठीक है। चलेगा, जेस्टेशन पीरियड हमने आपको बता दिया है, हीट पीरियड भी हमने आपको बता दिया, मध्य चक्र भी हमने बता दिया। पोर्क क्या होता है दोस्तों, चलिएगा पोर्क सुअर के मांस को क्या कहा जाता है, पोर्क कहा जाता है। टपिंग की बात करें तो मैटिंग ऑफ सीप को टपिंग कहा जाता है और कपलिंग की बात करें तो मैटिंग ऑफ पिग को कपलिंग कहा जाता है, ठीक है। टीजर बुल हमने बता दिया है कि इससे पता लगाते हैं कि कौन सा पशु हीट में है कि नहीं है। कास्ट्रेशन के दौरान टेस्टिकल को रिमूव किया जाता है, ठीक है। चलते हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फल का प्रकार कैरोप्सिस है, तो ये हम अब गेहूं के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो गेहूं कौन सा कैरोप्सिस ही है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 62 से 71% गेहूँ में प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटीन है। और गेहूं का टेस्ट वेट होता है दोस्तों तो 40 ग्राम होता है। और जो इसका पुष्पक्रम होता है ना, इसको स्पाइक कहा जाता है। स्पाइक क्या किसे कहा जाता है, तो गेहूं के पुष्पक्रम को स्पाइक कहा जाता है, ठीक है। इमर वीट इज़ नॉन एज ट्रिटिकम ड्यूरम है, ठीक है। डाइकोकम, इमर वीट को क्या कहा जाता है, ट्रिटिकम डाइकोकम कहा जाता है। स्पेसिंग ऑफ रो टू रो
तो 22.5 सेंटीमीटर होता है स्पेसिंग रो से रो, ठीक है। सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? CRI स्टेज होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। तो CRI ग्राउंड रूट इनिशिएशन इसका फुल फॉर्म है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। वह जीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है बोनी प्रजाति के लिए, तो नॉरिन 10, ठीक है। मिमिक्री वीड ऑफ वीट तो फेलरिस माइनर होता है, जिसको गेहूं का मामा भी कहा जाता है। ड्वार्फ देखा ड्वार्फ हैजार इनटू एडजॉइनिंग पल्स क्रॉप इज ड्यू टू स्प्रे ऑफ 240 का स्प्रे हम गेहूं में करेंगे तो जो बगल में अगर पल्सेस लगा रखे होंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमने खुद अपने रिसर्च में देखा था, जब हम पल्सेस के रिसर्च कर रहे थे तो गेहूं में बगल में 240 का स्प्रे कर रहे थे तो इसमें दिक्कत हो जाती है। चलेगा, नेक्स्ट चलते हैं। सेंट्रल जिगजैग एक्सिस ऑफ व्हीट स्पाइकलेट इस कार्डेज रेचिस कहा जाता है। जिगजैग फॉर्म में होगा, कोई भी इस टाइम में जिगजैग के फॉर्म में होता है जिसमें दाने लगे होते हैं, ठीक है। तो इसको रेचिस कहा जाता है बीज का। अगर आपने गेहूं ढंग से देखा होगा, गेहूं का प्लांट आप देखा होगा तो उसमें रेचिस कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट मैन मेड सीरियल कौन सा होता है दोस्तों? तो फर्स्ट मैन मेड सीरियल है दोस्तों वो है ट्रीटिगल, और ट्रीटिगल क्रॉस है व्हीट एंड राई का क्रॉस है। पहला मनुष्य द्वारा तैयार किया गया धान ट्रीटिगल है, ठीक है दोस्तों। सही ढंग से भंडारण के लिए नमी दानों में होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो 10 से 12% नमी एटलीस्ट होनी चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्टिंग स्टेज इन वीट तो 25 से लेकर 30% होनी चाहिए मॉइस्चर कंटेंट हार्वेस्टिंग के टाइम पे। लेकिन स्टोरेज के लिए कितना होना चाहिए? 10 से 12%। इससे ज़्यादा होगी तो नमी जल्दी लग जाएगी। बायो फर्टिलाइजर फॉर वीट के लिए कौन सा होता है? एजोटोबैक्टर होता है। रिकमेंडेड रेशियो ऑफ फॉर वीट एंड मस्टर्ड, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो किसके बीच में मस्टर्ड की कितनी लाइन लगानी चाहिए? तो दोस्तों इंटरक्रॉप के लिए 9:1 होना चाहिए। 9 की अगर बात करें वीट की होनी चाहिए तो 1 बीच में सरसों का भी लगाना चाहिए अगर हम इंटरक्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ वीट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई करनाल बंड। अगर हम इस कोई अपने गेहूं को बाहर बेच रहे हैं तो करनाल बंड का डिजीज़ हमारे गेहूं में लगे तो इसके क्या करती है? गुणवत्ता को घटा देता है गेहूं के, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अगर हम इसके थोड़ा एक और लेके चलते हैं, एफएमडी की बात करें। एफएमडी यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में बनने के चांसेस होते हैं। फिर हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो आई थिंक अगर बने वीडियो, उम्मीद करते हैं कोशिश करेंगे कि वीडियो आपके लिए एक और लेकर आए इसी टाइप की, तो अगर बन सके तो ठीक है। फिर भी आप क्या करेंगे, एफएमडी के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। फुट एंड माउथ डिजीज़ ये होती है पिकोरना वायरस के द्वारा फैलती है, ठीक है। और वायरस के कारण ये होती है फुट एंड माउथ डिजीज़, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी, इससे क्या होता है, काफ़ी मतलब नुकसान पशु को हो जाता है, मुंह में और पैरों में छाले पड़ने लग जाते हैं जितने भी खुर वाले पशु होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कंप्लीट हुए, एटलीस्ट 200 से ऊपर क्वेश्चन थे, 200 या 250 से ऊपर क्वेश्चन थे, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो वीडियो कैसे लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर दें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।